हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों की कई सारे कमेंट आए, डिमांड आई कि यूपीएसआई के लिए ये कैसे पढ़ें, हम मूल विधि कैसे तैयार करें। तो फिर मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं यूपीएसआई के लिए मूल विधि से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी। तो ये है मेरा फर्स्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसमें जितने भी सेशन होंगे, जो भी धाराएं होंगी, मैं आपको कम्प्लीटली कवर करा दूंगी। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसका पढ़ते हैं, वास्तविक नाम क्या है। तो इसका वास्तविक नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, नोट बना लीजिए। अगर आपको दिक्कत होगा, अगर नोट्स नहीं बनाए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये देखो, यूपीएसआई की एक खासियत है, वो डेट ज़रूर पूछता है। यूपीएसआई में इस टाइप की डेट्स पूछी जाती हैं जो इन एक्ट से रिलेटेड है, तो आपको डेट भी याद करना पड़ेगा। तो ये पारित हुआ है 13 सितंबर 2005 को और ये लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। तो ये आपको लर्न करना ही करना है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये पारित हुआ 13 सितंबर 2005 को और ये लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। तो ये आप याद कर लीजिए। एंड नेक्स्ट है इसके चैप्टर। तो इसके चैप्टर कितने हैं? इसमें चैप्टर हैं 5। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये सेशन और ये चैप्टर इसमें कितने हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें 5 चैप्टर हैं और ये सेशन है 37। ओके, तो अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी भूमिका क्या है, ये क्यों आया था। तो ये एक्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है। जो महिलाएं हैं, जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जिनका उत्पीड़न होता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए ये एक्ट है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, किसी का हस्बैंड दारू पी के उनको मारता है, पीटता है, तो वो एफआईआर करते हैं या जो भी सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन लेते हैं, तो वो इसी एक्ट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये है पर्पज़, ये है उद्देश्य, ये इसकी भूमिका, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी धारा नंबर 1, कोई भी आप एक्ट पढ़ोगे या कोई भी अधिनियम पढ़ोगे, उसकी सबसे पहली धारा की ये विशेषता रहेगी, उसमें उसका नाम, विस्तार और प्रारंभ, मतलब इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा। क्योंकि जब भी आप लोग कहीं भी जाते हो, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो। तो वैसे ही इसमें धारा 1 या सेशन 1 में सबका इंट्रोडक्शन होगा। तो ये कॉमन है, आपको याद करना, बाय डिफ़ॉल्ट आप याद कर लेंगे। 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, परंतु अब पूरे भारत में मान्य है। क्योंकि 2019 से पहले क्या था, जम्मू कश्मीर के कुछ रूल अलग थे, धारा 370 लगा हुआ था उसमें। जब से वो हटा दिया गया है, तब से ये एक्ट भी पूरे भारत में मान्य है, जम्मू कश्मीर में भी अब मान्य है। ठीक है, अब ये पूरे भारत में लगेगा। परिभाषाएं, धारा 2 में परिभाषाएं हैं, इसकी डेफिनेशंस हैं। इसमें क्या क्या आएगा, वो इसमें आएगा व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति का मतलब है पीड़ित या परेशान। जो महिला है, जो परेशान है, या महिला या बालक, ये 2 लोगों के लिए लगता है, तो ये दोनों के लिए है। तो वो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की व्यथित व्यक्ति है, मतलब महिला ही जो है वो व्यथित व्यक्ति है, वही परेशान है, वही शोषित है, तो उससे रिलेटेड है। तो हमने इतना पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने देखा घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 में आया, इसका वास्तविक नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और ये पारित हुआ 13 सितंबर 2005 को और ये लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। मतलब आप देख लीजिए, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, ऐसे आप लर्न कर लो इसको। 2005 में ये लागू हुआ और 2006 में ये 2005 में ये पारित हुआ और 2006 में ये लागू हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है। और ये इसमें चैप्टर 5 है और इसमें 37 सेशन है। और इसके उद्देश्य पता ही होगा आपको, उसका उद्देश्य मैंने बता दिया। धारा 1 में इंट्रोडक्शन और धारा 2 में व्यथित व्यक्ति। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छी सी याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे।
अब इसमें है प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी शब्द बार बार मूल विधि में यूज होगा इस सेशन में, मतलब इस धारा में, इस एक्ट में तो ज़रूर ही यूज़ होगा। तो उसमें यह है जिसने हिंसा की है, जो जो इंसान परेशान कर रहा है आपको, वो प्रत्यर्थी है। जो परेशान कर रहा है वो, जो हस्बैंड है, जो भी है, जिसने भी अपनी वाइफ को मारा है, या कोई भी इंसान और अदर इंसान भी हो सकता है, मोस्टली हस्बैंड का नाम आता है। तो प्रत्यर्थी वो जालिम, वो हस्बैंड होगा। ठीक है, ये धारा 2Q में है, ये बात प्रत्यर्थी के बारे में धारा 2Q में है। अब ये छोड़ो, अब देखो 2F इसमें आती है, सेशन 2F में आता है घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी में दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी जो 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? दो व्यक्तियों के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं इससे रिलेटेड? तो सबसे पहला रहेगा उसमें रक्त संबंध। ठीक है, सबसे पहला रहेगा रक्त संबंध, और नंबर 2 पे वैवाहिक संबंध, और नंबर 3 पे दत्तक संबंध। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रक्त संबंध के बारे में। रक्त संबंध के बारे में देखते, जैसे कि कोई भाई है या पिता है या कोई भी ऐसा है जो ब्लड रिलेशन से आपसे कनेक्टेड है, उसने आपके साथ अत्याचार किया है, तो वो भी इसी में आएंगे। और वैवाहिक संबंध नंबर 2 पे जो दिया है वो है हस्बैंड से, जैसे हस्बैंड है, ससुर है, या कोई भी ऐसा ससुराल पक्ष से है, वैवाहिक पक्ष से है जो आपको तंग कर रहा है या शोषित कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, तो वो आएगा इसमें। ठीक है, और दत्तक संबंध। दत्तक संबंध जैसे आपने किसी बच्चे को गोद ले लिया, या कोई भी दत्तक संबंध हो सकता है। ठीक है, वो, लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि वे एक ही घर में रहते हों। वो कैसे होने चाहिए? वो एक ही घर में रहते होने चाहिए। तो वो एक ही घर में होंगे तो वो लोग इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। सॉरी, एक मिनट। थोड़ी देर के लिए गड़बड़ हो गया था, सॉरी। तो मैं कहाँ पे पढ़ा रही थी आपको? हाँ, वे एक ही घर में रहते हों। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। अब बात आती है सेशन 2Q की। देखो, मैं इसको एक बार ट्रिक से लर्न करा देती हूँ। 2F को ऐसे आप लर्न कर सकते हो। 2F, F का मतलब होता है फैमिली। क्या होता है? F का मतलब फैमिली। तो F का मतलब जैसे कि यहाँ फैमिली है और वहाँ ये घरेलू नातेदारी है, तो यहाँ भी फैमिली आ रही है ना। तो आप ऐसे याद कर लेना, F का मतलब है फैमिली और F का मतलब है घरेलू नातेदारी से। तो F इधर भी फैमिली और इधर भी फैमिली, तो आप इस धारा को ऐसे याद कर पाओगे। अब बात करते हैं 2Q के बारे में। अब ये 2Q का मतलब है प्रत्यर्थी, जालिम, रेस्पोंडेंट, जो आपको तंग कर रहा है उसके बारे में, ये उसके बारे में है। प्रत्यर्थी वयस्क पुरुष ही हो सकता है, इसमें कोई अडल्ट ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा हो, 18 साल की अंडर एज में हो, वो प्रत्यर्थी मान लिया जाए, नहीं, वो नहीं माना जाएगा। उसमें जालिम में वही हो सकता है जो वयस्क एडल्ट है, जो व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में और जिसके साथ हिंसा हुई है उसके साथ इसमें पहले लिखा है घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये घरेलू एक्ट ही है, घर के लोगों पर ही लगाया जा सकता है, तो वो घरेलू नातेदारी में होना चाहिए। और जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप है तथा प्रतिकर है, और जिसने, ये प्रत्यर्थी की डेफिनेशन है। ठीक है, जिसने तंग किया है, घरेलू होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, और जिसके ऊपर आरोप होना चाहिए, वही प्रत्यर्थी के अंदर आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात आती है धारा 2B की। 2B का मतलब है बालक की परिभाषा, क्योंकि इसमें महिला भी आती हैं और बालक भी आते हैं, जिसकी आयु है 18 से कम। और वैसे भी अडल्ट एज 18 प्लस होती है, तो बालक 18 से कम में ही होंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप लर्न कर लोगे। ठीक है, अब आती है सेशन 2E। इसमें है DIR। DIR मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट, व्यथित व्यक्ति द्वारा की जाती है। जो भी व्यथित व्यक्ति है वो करता है इसको। ठीक है, और अपराध भी 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय में आप FIR करते हो और असंज्ञेय में आप NCR करते हो। तो ये है, तो पहले एक बार ये बाय ट्रिक लर्न करा लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे 2F तक मैंने करा दिया, अब 2Q। अब सेशन इतने ज़्यादा होंगे, आपको मूल विधि में इतनी धाराएं पढ़नी है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करा दे रही हूँ।
अगर धारा 2Q की बात कर रहे हो तो प्रत्यर्थी मतलब जालिम जिसने अत्याचार किया है। तो क्यों का मतलब होता है क्वेश्चन से, क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे आपको कोई मारता है, तंग करता है, तो आप उससे क्वेश्चन करोगे क्यों, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो महिला भी अपने पति या अपने जिसने भी उसे तंग किया, शोषित किया, उससे क्वेश्चन कर रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो क्यों में वो प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी ही क्यों के सर्कल में खड़ा हुआ है, वही खड़ा हुआ है उसके क्वेश्चंस के दायरे में। वो कह रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो ये प्रत्यर्थी, ये जालिम, ये इसके क्वेश्चन मार्क के अंदर खड़ा हुआ होगा, इसलिए इसको क्यू से आप लर्न कर सकते हो। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये 2Q के बारे में बता दिया। 2B, सेशन 2B के बारे में पढ़ते हैं। बालक की परिभाषा, बी से बालक और 2B, ये तो सेशन सीधा सीधा आप लर्न कर लोगे। 2B बालक, ठीक है। अब आप DIR 2E से रिलेट करो किसी चीज़ को। E का मतलब वैसे इन्फॉर्मेशन की हमेशा आई होती है, बट एज अ ट्रिक देख लो, ऐसी बना लो। 2E का मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए FIR करते हैं, तो उसके लिए घटना, घरेलू घटना रिपोर्ट, ठीक है। तो वैसे आप याद कर लोगे इसको, कोई भी इंसिडेंट, और वैसे भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट लिखा हुई है, तो आप ऐसे याद कर लो कि इन्फॉर्मेशन देने गई महिला 2E के थ्रू। इसका ट्रिक ठीक से नहीं बन पाया, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब बात आती है धारा 2K की, जिसमें मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बात की गई है, धनी अनुतोष के बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जो महिला है जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, वो जालिम, जो प्रत्यर्थी है, जो जालिम है, वही रिस्पोंडेंट है, वही इसकी भरपाई करेगा। तो इसका है, मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए व्यथित व्यक्ति को दी गई रकम। तो मतलब नुकसान की भरपाई के लिए जो व्यथित है, जो महिला है, जो पीड़ित है, उसको जो पैसे मिलते हैं वो मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं, उसके थ्रू जो जालिम होता है वो उनको देता है। तो वो है इसमें 2K में। K का मतलब है धनी अनुतोष। अब आती है बात धारा 3 की, सेशन 3, घरेलू हिंसा की परिभाषा, कि उस घरेलू हिंसा में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, किस चीज़ को, कौन से अत्याचार को ये माना जाएगा कि वो घरेलू हिंसा है। तो उसके बारे में, प्रत्यर्थी का कोई कार्य का लोप या जिम्मेदारी से मुकरना, जैसे किसी प्रत्यर्थी या जालिम ने कोई भी काम ऐसा कर दिया और वो मुकर गया कि मैंने ऐसा नहीं किया, महिला को मारपीट लगा दी और बोल दिया मैंने ऐसा नहीं किया, तो वो चीज़ उसकी अंडर कवर होगी इस अधिनियम की। ऐसा आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा, ठीक है। यदि व्यथित व्यक्ति के साथ ये 4 प्रकार के दुर्व्यवहार होते हैं तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगे। तो वो 4 प्रकार ये लिखे हुए हैं। शारीरिक दुरुपयोग की बात करते हैं सबसे पहले हम आपसे। जैसे शारीरिक दुरुपयोग की बात की इन्होंने, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए शारीरिक दुरुपयोग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। जैसे लैंगिक दुरुपयोग है, वो चीज़ें बाद में डिस्कस कर लूँगी, पहले शारीरिक दुरुपयोग, जैसे किसी का पति उनको रोज़ शराब पी के रात को मारता है, पीटता है ना, उनको इतना इंजर्ड कर देता है, इतना इंजर्ड कर देता है कि वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कोई भी, इतनी दिक्कत हो जाती है शरीर में, इतना प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिजिकल एब्यूज़, मतलब फिजिकली जो हर्ट करता है, वो आता है शारीरिक दुरुपयोग में, मारपीट या किसी भी अंग को तोड़ देना, ऐसी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ऐसी चीज़ करता है तो भी वो इस सेशन के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। तो अब बात करते हैं नंबर 2, लैंगिक दुरुपयोग की। लैंगिक दुरुपयोग जो भी करा जाता है, जैसे कि यौन शोषण आपने सुना होगा, कुछ लोग गलत चीज़ें करवाते हैं महिलाओं से ज़बरदस्ती, तो वो लैंगिक दुरुपयोग में आ जाएगा। इस टाइप की चीज़ें भी आप ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हो, वो इसमें आ जाएगा, इसके थ्रू आप अपराधी माने जाओगे। फिर नंबर 3 पे आता है मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग। जैसे कुछ लोग अपनी महिलाओं को गाली गलौज करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती हैं, भावनात्मक रूप से उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। गाली गलौज में बोल दिया कि तेरा माँ ऐसी है, तेरी माँ बाप ऐसे हैं, तेरी तू कैसी है, ये वो फालतू के अपशब्द बोल दिए जो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट लगे, बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया उसको, तो उसके थ्रू भी आप इसके अंदर कल्प्रिट माने जाओगे। फिर आता है आर्थिक दुरुपयोग, किसी भी प्रकार की आर्थिक उत्पीड़ना जो भी देते हैं, जैसे पैसे को लेके, या उसको खर्चा नहीं दिया, या फिर उसको ऐसे बोला कि अपने घर से दहेज लेके आ, तो इस टाइप के आर्थिक, किसी भी प्रकार के आर्थिक दुरुपयोग को इसमें कवर किया गया है।
ये 4 चीज़ें आप अगर करते हो तो आप इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधी हो। तो ये चीज़ आपको कवर हो गई होगी। हाँ, अब बात करते हैं धारा 4 की। इसमें है संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन या मनाही। जैसे कि किसी ने किसी महिला को पिटते हुए देखा, कोई भी उसके साथ शोषण होते हुए देखा, आपने अपने मोहल्ले में कोई भी महिला देखी जिसका हस्बैंड उसको रोज़ मारता है, डेली पीटता है, तो आपने ये प्रोटेक्शन अधिकारी को दे दिया जाके, इन्फॉर्म कर दिया जाके कि ये मेरे मोहल्ले की महिला है, इसको रोज़ मारते हैं। तो फिर आपका उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं बनता है, कोई भी दायित्व नहीं, ना ही प्रोटेक्शन अधिकारी आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे, बस वो मामले की जांच करेंगे जाके। तो वही मनाही लिखा हुआ है ये, तो वो मनाही उसी को लेके है। फिर बात करते हैं संरक्षण अधिकारी व्यथित महिलाओं का संरक्षण करेगा, ये जानकारी कोई भी दे सकता है। मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला को बचाएगा, लेकिन ये जानकारी कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हो या कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की थी ये चीज़ सेशन 4 में। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन, ये PYQ, ये UPSI का ही PYQ है, मैंने ऐड कर रखा है, इसको याद कर लीजिएगा, मतलब इसको पढ़ लीजिए एक बार। जैसे कोई भी पड़ोसी महिला, हाँ, कोई भी पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की श्रद्धापूर्वक सूचना देता। मतलब जो अभी हमने यहाँ पे बात की उसी से रिलेटेड ये भी है। जैसे किसी ने भी किसी महिला के साथ शोषण होते देखा और इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उसका डॉट डॉट है, तो उसका कोई भी दायित्व नहीं है। वो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने ऐसा किया है तो ये सच है या गलत है, इसका कोई भी वो इन्फॉर्मेशन दी है तो दी है, उसका कोई दायित्व नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड था। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट जो भी सेशन बचे हुए हैं वो पार्ट 2 में मैं कवर कर दूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको लेके क्वेश्चन है, जो भी डिमांड है कि इस टाइप की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो भी सब्जेक्ट, जो भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो इस चैनल पर आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए।